जी स्टूडेंट्स, एक तो ये कि कल हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर स्टडी करने के बाद कोई क्यूरीज हो ज़रूर पूछिएगा। और ये क्यूरी बाय एग्जाम्पल की ग्रिड होती है, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन आपको आंसर करना पड़ता है। बाद अवत आपको ए क्यू बी पॉपुलेटेड होता है, आपको इसका रिजल्ट्स क्या है वो शेयर करने पड़ते हैं। बाद अवत उसमें कुछ एरर्स होती हैं, और वो सिचुएशन के को आप पढ़ने के बाद आपने उसका आंसर करना होता है कि कितनी रोज हैं, कौन सी प्राइमरी की है, कौन सी ऑप्शन से क्या रिजल्ट मिलते हैं। कुछ आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ आपके ये जो है वो इसमें कुछ आपको एरर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो ये मैंने, और इसमें आमतौर पे डाटा आपको दे दिया जाता है टेबल की शक्ल में। कॉलम बने होते हैं, उसके अंदर वैल्यूज भी पड़ी होती है, टेबल का नाम भी बता दिया जाता है। और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि इसमें प्राइमरी की का पर्पस क्या है। प्राइमरी की के बारे में आमतौर पे हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या पर्पस है। फिर अगर आपने क्राइटेरिया लगाना है, जैसे ये क्राइटेरिया प्राइस फील्ड के ऊपर ग्रेटर देन जीरो, और क्वांटिटी स्टॉक और ऑर्डर के ऊपर शो ऑन ऑफ करना है कि नहीं करना। करने का मतलब दिखेंगे ही कॉलम, और ऑफ करेगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसका एक रोल होगा बैकएंड पे, क्या क्राइटेरिया का चेक लगा होगा, जिसकी बेस पे फिल्टर लगा होगा, और वो डाटा उसके मुताबिक आपको टेबल में शो कर देगा। आपको बताना पड़ता है कि कौन कौन सी वैल्यूज शो होंगी। 3 कॉलम को शो करवाया गया था, जो कि यहाँ पे बता दिया गया था आपको। तीनों की तीनों फील्ड्स इस क्वेश्चन में आपको बता दी गई थी कि आपको शो क्या करवाना है। तो ये क्यूरी बाय एग्जाम्पल में आपको ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है। ये आपको इसने यह कहा है, शो ओनली द कोड डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी स्टॉक। 3 चीजें शो करनी है, लेकिन आपको ये भी कहा गया कि आपने शो किसको करना है, जिसमें स्टॉक क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 25। तो क्यू भी आपको ग्रेड दे दी जाएंगी, और आपको ये रिक्वायर्ड है, जिसने प्रैक्टिस की होगी एक्सेस में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो जल्दी से इसको फिल कर देगा विद दीज वैल्यूज। कोड डिस्क्रिप्शन एंड ये क्वांटिटी स्टॉक, ये कहा गया था। इस टेबल की हेडिंग को आपने पिक किया, कोड डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी स्टॉक, या यहां से भी आप देख सकते हो कोड डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी स्टॉक। ये तीनों हेडिंग को पिक किया गया, और ये किस टेबल से है, टेबल का नाम लिख दिया गया। इसमें क्यूबीई में होता ही है, फील्ड का नाम पहली रो में, टेबल का नाम दूसरी रो में, सॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कहा गया है, तो यहाँ पे लिख दो। शो करना है, जिस फील्ड को टिक कर दो। इसमें कोई ऐसी फील्ड भी हो सकती है जो यूज हुई हो, लेकिन वो क्राइटेरिया के लिए यूज हो, आपके फिल्टर के लिए यूज हो, उसको शो नहीं करवाना। तो ये आपने इसको बड़ा देखभाल के करना है। इसमें शो भी करवाना था क्वांटिटी स्टॉक को। अगर ये चेक बॉक्स ऑन ऑफ कर देंगे, स्टिल इसका रोल है, लेस देन 25 वाली क्वांटिटी आएंगी स्टॉक की। रोल इसका स्टिल है लेस देन 25। वो कौन कौन सी होती है इसमें से लेस देन 25, जो टेबल में आपने देखनी है, कौन कौन सी चीज लेस देन 25 है। स्टॉक की वैल्यू जहां लेस देन 25 है, 100 नॉट लेस देन, 20 इज लेस देन, 2 इज लेस देन, लेकिन साथ साथ और भी कुछ फिल्टर लगा हुआ है, वो आपने देख के आंसर करना है। फिल्टर इस पे लगा हुआ है कि जिसकी प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन 40 हो, और स्टॉक एंड क्वांटिटी ऑर्डर इज ग्रेटर देन 0, तो क्या सिचुएशन, उसके साथ आंसर ये आया तीनों। इस तरह के क्वेश्चन हैं जनाब, इनको देख लीजिएगा। कोई आपके पास स्टिल कोई आपको रिक्वायर्ड हो मेरी तरफ से इनपुट, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल कर रहे हैं। और दूसरा, ये आपने इसका गूगल कर लीजिएगा, क्या कोड है जी। ये 2022 का है। इसमें फिर देखिएगा जरूर होगा डेटाबेस का क्वेश्चन। और पेपर है आपका पेपर 1, पहला वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट, दो दो वेरिएंट्स हैं, ठीक है। किसी एक को क्लिक कीजिएगा, इसमें भी डेटाबेस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आया होगा। सॉरी, ये आपका P1 है, हम P2 में जाना है, तो P2 में चलते हैं। बैक कर लो, दिस वन ना। और ये मैंने इसलिए भी ओपन किया कि आपको कुछ इस तरह करके क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस इस तरह दिए होंगे। इसमें डेटाबेस का क्वेश्चन देख लो कौन सा है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है। व्हाट इज मेंट बाय कांस्टेंट वैल्यू, और उसकी यूज क्या है, आइडेंटिफाई का कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल के बारे में पूछा गया।
फिर आपको यहाँ पे इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या एक्सप्लेन करो, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं। तो ये आपने इसके अंदर सूडो कोड को करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जाननी पड़ेगी, फ्लो चार्ट क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये आपने यही चीज़ें सीखनी है चैप्टर नंबर 7 और 8 में, फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड्स, इस पे आपने अच्छी प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। मेरी अपनी पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जितना आपको बता सकता हूँ, और फिर इन क्वेश्चन के साथ आपको कनेक्ट भी कर दूंगा और आंसर कैसे करने हैं ये भी बता दूंगा। इसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपके रिमेनिंग पार्ट जो कि डेटाबेस का भी होगा, इसी के अंदर बाल का इसमें सूडो कोड्स भी हो सकते हैं, ये सारा सूडो कोड लिखा हुआ है। अभी आपको इस वक्त शायद समझ ना आ रही हो कि ये क्या है, असाइनमेंट क्या होती है, लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इफ की स्टेटमेंट क्या करती है, इनपुट और आउटपुट क्या रोल प्ले करता है, और आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, इफ स्टेटमेंट में देन एल्स के साथ कैसे चलना है, इसमें कोई एरर आपको बतानी है, करेक्ट आपने करना है। ये एरर्स इसके अंदर 3 मौजूद हैं। इस कोडो के अंदर एरर वही बता सकता है जिसकी प्रैक्टिस होगी, सीधी सी बात है। जिसको सूडो कोड आता होगा वही समझ पाएगा इसमें कोई एरर है, एरर क्या है, किस लाइन में है, वो आपको एरर बतानी है, उसको किस तरह करेक्ट करना है ये भी बताना है। 3 एरर्स इस कोड में मौजूद हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स बता पाएंगे जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है। टाइप ऑफ चेक क्या होते हैं, रेंज चेक क्या होता है, डेट चेक क्या होता है, टाइप चेक क्या होता है, ये चेक्स के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन आपको बतानी पड़ती है। ठीक है जी। 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, सर्चिंग का एक्शन 1 डायमेंशनल में कैसे होता है, अरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर फ्लो चार्ट भी इसी पेपर में आता है। फ्लो चार्ट में सिंबल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको सिंबल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। स्टार्ट एंड का सिंबल ओवल होता है, जो आपकी असाइनमेंट होती है जिसके अंदर वैल्यूज आपके असाइन की जाती हैं वेरिएबल के अंदर, वो आपका रेक्टेंगल होता है जहां वैल्यू आपसे इनपुट ली जाती है कीबोर्ड के साथ, या आउटपुट दिखाया जाता है प्रिंटर पे या स्क्रीन पे, तो आपने पैलोग्राम यूज करने, जहां कंडीशन लगानी है वहां पे आपके ये होते हैं जी डायमंड्स कंडीशन के लिए। ये मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ये जस्ट मैं आपको डेटाबेस के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ। 2022 में ये ट्रेस टेबल का बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है जिसको फ्लो चार्ट आ गया, बिल्कुल आएगा। ये ले जनाब, ये है जी आपका वो हिस्सा जो चैप्टर नंबर 9 के साथ रेलेवेंट है, जो अभी आज आपका कल मैंने खत्म किया है डेटाबेस का। 2022 में भी, और बल्कि 2022 के हर साल में डेटाबेस का एक क्वेश्चन जरूर होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो इसमें क्यूरीज डालनी होती हैं, सिलेक्ट की क्यूरी होती है, इंसर्ट की क्यूरी होती है, डिलीट की क्यूरी होती है, अपडेट की क्यूरी होती है। बड़ा कंफ्यूजिंग था, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुन। आपने इस टेबल में से आइटम नंबर को डिस्प्ले करवाना है और उसके यूजेस के साथ रीऑर्डर लेवल प्रिंट करवाना है। 3 चीजें प्रिंट करवानी, नॉट ए होल टेबल। कैसे? क्यूरी लिखोगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब इस टेबल में से पिक करे और मुझे लिस्ट दिखा दे। सिलेक्ट, पहली फील्ड कौन सी, आइटम नंबर, कॉमा, दूसरी फील्ड कौन सी, सिंगल यूज, कॉमा, तीसरी फील्ड कौन सी, रीऑर्डर लेवल। कहां से? फ्रॉम टेबल का नाम, ये क्यूरी है, सिलेक्ट की क्यूरी। डिस्प्ले कर दे, मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो, वो कॉलम डिस्प्ले कर दो जो मैं कह रहा हूं। अगर आप कहते हो ना सिलेक्ट ऑल फ्रॉम नट्स, कितनी फील्ड्स हैं? 6 की 6 फील्ड इसी तरह टेबल नजर आ जाता, कुछ चीज मिस नहीं होती, सिलेक्ट ऑल। लेकिन आप कहते हो मुझे सिर्फ 2 फील्ड्स देखनी है, सिलेक्ट आइटम नंबर कॉमा रीऑर्डर लेवल, सिर्फ 2 कॉलम की एंट्री शो होती है, ये जो आपको नजर आ रही है लेफ्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे, सिर्फ 2 कॉलम नजर आते। आप कहते हो मुझे 3 चीजें चाहिए, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड सिंगल यूज, मैं पता क्या लिखता, सिलेक्ट स्पेस आइटम नंबर कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा तीसरी फील्ड सिंगल यूज। किस में से? फ्रॉम विच टेबल, टेबल नेम नट्स, एंटर, बस खत्म। आपको अगर ये कहा जाए मुझे तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाओ जिसमें रीऑर्डर लेवल 100 से अबव हो, सारा लिस्ट दिखाओ, इसमें से पूरी वो लिस्ट दिखाओ जिसमें रीऑर्डर लेवल 100 से अबव है, वो कौन सा है? ना तो सेकंड लास्ट आएगा ना थर्ड लास्ट आएगा, बाकी 4 आएंगे। लिखोगे कैसे? सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार, ऑल नहीं लिखते, सॉरी, स्टार, स्टार मतलब ऑल फील्ड्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज नट्स। आगे वेयर, क्लॉज है, वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर फील्ड का नाम, रीऑर्डर लेवल इज ग्रेटर देन क्या, 100। ये क्यूरी है, इसे बोलते हैं सिलेक्ट की क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी क्या करती है, आप पूरे टेबल में से वो चीजें उठाती है, सिलेक्ट करती है और डिस्प्ले कर देती है जो आप कहते हो। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, अगर आपने सारी फील्ड्स देखनी है टेबल की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम
अगर आपने फिल्टर लगाना है तो लिखना पड़ेगा वेयर। वेयर। अच्छा, कल हमने क्यूरी बाय एग्जांपल वाली ग्रिड देखी थी, उसमें भी तो आप यही काम कर रहे थे। डबल क्लिक किया किस पे? आइटम नंबर पे, डिस्क्रिप्शन पे, फिर रीऑर्डर लेवल पे, और रीऑर्डर लेवल के क्राइटेरिया में जाके लिख दिया क्या? ग्रेटर देन 100। ये जो आपने ग्राफिकली किया ना, इसकी एसक्यूएल क्या है वो मैंने बताई है। मतलब इसके दो वर्जन है, एसक्यूएल लिख दो या वो ग्राफिकल वर्जन यूज करो ग्रिड वाला, क्यूरी बाय एग्जांपल। क्यूरी बाय एग्जांपल में हम लोग रिलैक्स होते हैं, क्यों? कि हमें बिहाइंड द सीन क्यूरी जो लिखी जा रही है हमें पता ही नहीं उसका, वो आपसे पूछता ही नहीं, वो खुद ब खुद कर रहा होता है परफॉर्म। ये एक्सेस जो है ना बैकएंड के ऊपर, ये लैंग्वेज यूज करते ही आपको एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है सर, ये आपके नॉलेज के बगैर। उसने क्या इसके बैकएंड पे किया? आपने स्क्रीन पे कहा मुझे आइटम नंबर एंड डिस्क्रिप्शन एंड तीसरा रीऑर्डर लेवल, जिसमें उसकी रीऑर्डर लेवल ग्रेटर देन 100 है। वो बैकएंड पे पता क्या कर रहा होगा? सिलेक्ट स्पेस आइटम नंबर कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा रीऑर्डर लेवल वेयर वेयर वेयर, वो क्राइटेरिया वाला पार्ट, वेयर सॉरी फ्रॉम नर्स वेयर रीऑर्डर लेवल इज ग्रेटर देन 100। आपको तो तकल्लुफ ही नहीं करना पड़ता कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, आप भी जाने वाला बैकएंड पे यही हो रहा होता है, क्यूरी चल रही होती है। सर वो जो टेबल बना के देता है कोई एग्जाम में, वो भी एक क्वेश्चन होता है, उसमें वो बैकएंड काम होता है, उधर पर सारे लिखना होता है। हाँ, ये जैसा ये टेबल दे दिया, टेबल देने के बाद आप वो ये ग्रेड दे देगा, ये देखो ये ग्रेड दे देगा। इस ग्रेड को क्या बोलते हैं? ग्रेड। डिस्प्ले ओनली द आइटम नंबर एंड द of single use items where the stock level is below the, हाँ जी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कह रहा है जी ये चेक करना है कि स्टॉक लेवल इज बिलो देन रीऑर्डर लेवल। ये क्यूरी के अंदर आपने कैसे लिखना है और कौन कौन सी टेबल के अंदर इसकी फील्ड डिस्प्ले करवानी है? आइटम नंबर एंड डिस्क्रिप्शन। ये देखो, ओ सॉरी, इस पेपर का नहीं कर भी लेते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वेरीफाई भी कर लेते हैं ना हम। टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि इसको मैं आप लेके बैठ जाऊं। एक काम करते हैं, इसका ये ना आपके पेपर में सबसे आसान हिस्सा होता है डेटाबेस का, और उसके बाद आपका लॉजिक गेट्स का। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं आता तो फिर सूडो कोड, फ्लो चार्ट, ट्रेस टेबल, वो भी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, हालांकि वो भी बहुत ईजी होता है। ये वैसे पेपर आ गया। वो जो मैंने आपको सेंड किए ना 2021 तक की किए, 2022 के इधर से ले लेना। और अभी हमने कौन सा 21 किया? 21 ही है ना ये 2022 विंटर आई है, समर का किया है। समर का 21 पेपर है और समर का 21 मार्क्स की। ये लो, ये देखिएगा क्यूरी बाय एग्जांपल। यही है? नहीं, ये तो कुछ और है, गलत खोल लिया। ये कौन सा 2022? ये कौन सा है 2022 मई जून, और ये कौन सा ओपन हुआ है? मई जून 22 है, ये 21 है। अच्छा, वेरिएंट दूसरा है। यार क्या हैं? हमारा 21 है ना, 22 तो क्यों खोलना है? जब ओपन किया हुआ उसको देखना है ना। इसके दोनों वेरिएंट्स देख के आना कल के लिए, परसों के लिए सॉरी। ये देखो
कंडीशन देखो, स्टॉक लेवल इज लेस देन योर फील्ड नेम, रीऑर्डर लेवल। फील्ड नेम जब भी देनी है ना, क्राइटेरिया में अगर आपने देनी है तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको ब्रेसेस में बंद करना है उसे। रीऑर्डर लेवल, ये देखो रीऑर्डर लेवल था ना ये फील्ड, ये वाली, वो कह रहा है स्टॉक लेवल जहां पे रीऑर्डर लेवल से कम है उनको डिस्प्ले करवाना है। तो आपने स्टॉक लेवल की हेडिंग के अंदर जब क्राइटेरिया में देना है लेस देन फील्ड का नाम, फील्ड का नाम हमेशा आपने याद रखना है ब्रैकेट में देना है। ये फील्ड का नाम कहां से मालूम हुआ? ये टेबल में से मालूम हो गया, ये रीऑर्डर लेवल यही लिखा है ना, ये देखो। हाँ, फिर ग्रेटर देन होता। उसने कहा स्टॉक लेवल अगर लेस देन अगर है तो वो दिखाए, तो वो लेस देन जिसमें है वो वैल्यूज शो कर देगा। हाँ, सिंगल यूज में ये देखो ना, यहाँ पे सिंगल यूज आपका जिसका है, जिसका सिंगल वैल्यूज है, सिर्फ उनको शो करना है, तो वहां पे आपने 1 दे दिया। तो इसमें आपकी 4, ये 3 ये और 1 ये, और इसमें भी वो रिकॉर्ड जिसकी आपकी रीऑर्डर लेवल से लेस देन होगा, जिसका स्टॉक लेवल से रीऑर्डर लेवल जो जिनका लेस होगा, इनको आपस में कंपेयर करने के बाद रिजल्ट वो दे देगा। ये आपने क्यूरी में यहाँ पे इस तरह लगाना है, शो नहीं करवाना, उसको शो करने के लिए नहीं कहा। ये देखो ना, ये चेक ऑफ है, ये भी चेक ऑफ है, सिर्फ क्राइटेरिया के लिए आपको ये यहाँ पे दोनों फील्ड्स को इंक्लूड करना पड़ा। फ्रॉम टेबल नट्स, शो सिर्फ आपको आइटम नंबर और डिस्क्रिप्शन को करना था, इसलिए चेक बॉक्स इसके ऑन रखने हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाओ आज का इम्पोर्टेंट जो हमारा सेगमेंट है, काफ़ी दिनों से डिले हो रहा है, आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। हमारे पास तकरीबन घंटा पूरा है, 1 आवर के अंदर मैक्सिमम हम देखते हैं आज कितना हिस्सा इस चैप्टर का हम सीख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7, तो बाकी 2 चैप्टर तो आपके पक्के हो गए हैं ना, माशाल्लाह। आज पेपर कैसा हुआ? वो तो आप सेक्शन नंबर 2 एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक, ये है जी वो चैप्टर जो हमने आज स्टार्ट करना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अली खामोशी के साथ, आगे बड़ी तबाही हो चुकी है, यकीन करो। ये मुझे पता है कि हालात किसके क्या हैं। जब कभी एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको कॉल किया जाता है कि कोई आप हमारे पास तशरीफ लाइए, एक टीम आप अपनी भेज दें, आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो, आप 6 लोग 10 लोग, आपको कहा जाता है यार आपको ना हम फलां कंपनी है, यूसीपी है, ये यूसीपी जाओ, वहाँ पे ये फलां पर्सन है जमील साहब, इनसे ज़रा मिलो और इनसे ज़रा इनकी रिक्वायरमेंट लेके आओ। ये सॉफ्टवेयर जो आपसे बनवाना चाह रहे हैं, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो, पाइथन में हो, जावा में हो, वीबी में हो, हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज है। आपकी टीम में ऐसे लोग भी हैं जो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, आप अपनी टीम में उस ग्रुप पीपल को भेज दोगे जो रिक्वायरमेंट वहां पे जान सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, मीटिंग कर सकें, उनके स्टाफ के साथ मिल सकें, उनकी रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकें, उनके स्टाफ के साथ जो वो परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी, जो मैनुअल सिस्टम चल रहा है या कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, वो सारी उनसे इंफॉर्मेशन लेके आ सकें, प्रिंट आउट लेके आ सकें, और उनके मैनेजर से, उनके डायरेक्ट जो कंसर्निंग पीपल हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ काम करेंगे, उनसे सारी क्यूरीज, इंफॉर्मेशन, डाटा आप सारा गैदर करके ले आओ। उनकी स्पेसिफिकेशन जिसे बोलते हैं, क्या चाहिए आपने, हमसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट गैदर कर ली सही तरीके से, उनकी डिमांड के मुताबिक जो वो चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर में, जो जो चीजें वो चाह रहे हैं, अगर उनकी आपको समझ आ गई हो, तो अगला जो पार्ट होता है वो डिजाइन का स्टार्ट होता है। और जो फर्स्ट सेगमेंट है इसे बोलते हैं एनालिसिस, और ये स्टेजेस होती हैं जब कोई डेवलप किया जाता है प्रोग्राम। क्या लिखा हुआ है? दी स्टेजेस इन दी प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। ये प्रॉपर, इसके अंदर 4 स्टेजेस नहीं बल्कि 5 होती हैं, इसे 4 डिस्कस किए हैं। एनालिसिस, जिसमें क्या करते हो, आप अपनी टीम को भेजते हो जो बहुत अच्छे तरीके से समझ के आती है कि मसला क्या है, बताओ ऑलरेडी जो सिस्टम आपको प्रॉब्लम दे रहा है इसमें क्या मसला है, क्यों इसको आप कंप्यूटराइज करना चाह रहे हो, क्या क्या चीजें इसमें शॉर्ट है, जरा बताएं। मैनेजर से मिलते हो, ऑपरेटर से मिलते हो, हर लेवल के बंदा जो भी उसके साथ कनेक्टेड होगा उस कंपनी के साथ, जिसको सॉफ्टवेयर में कोई चीज चाहिए होगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी,
आप वो बनाने क्या बैठोगे और डिजाइन क्या करोगे? अब ये थोड़ी है कि उसने कहा जी सॉफ्टवेयर बना दो बस। वो भाई क्या बनाना है बताओ। तो इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी आपकी कोई सिस्टम है। अब यूसीबी वाले कहते हैं हमारी लाइब्रेरी भी चल रही है, हमारे यहाँ स्टाफ भी आ रहा है, उनको भी सैलरीज भी दे रही हैं, सैलरीज को भी मैनेज करना है, जो विजिटिंग फैकल्टी है उसको भी मैनेज करना है, लाइब्रेरीज जिसमें बुक्स हम वहाँ पे स्टॉक होता है उसमें स्टूडेंट भी आते हैं, उसमें स्टाफ मेंबर भी आते हैं, उनको हम अलाउ करते हैं कि वो वहाँ पे जाके बुक बोरो भी कर सकें। कितना स्टॉक लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, कौन कौन सी बुक किस किस को इशू हुई है, कब उसकी रिटर्न होगी, अगर रिटर्न में लेट होगा तो फाइन कितना उसको पर डे होगा, ये सारा मुझे सॉफ्टवेयर में चाहिए। ये मैंने बैठ के खाता खोल के एज ए इंडिविजुअल मैंने वो 100 200 300 स्टूडेंट का मैंने खुद नहीं बनाना। ये सारी रिपोर्ट्स की शक्ल में निकलना चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूँ फलां बुक पढ़ी हुई है, कितनी बुक्स पढ़ी हुई है उसकी रिमेनिंग स्टॉक में। वो 150 मैंने कॉपी मंगवाई थी, 50 इशू हुई है, 100 भी पढ़ी हुई है। 50 जो इशू हुई है किस किस बंदे को हुई है और उसको कब रिटर्न किया जाएगा, ये सारी चीजें मुझे रिपोर्ट की शक्ल में नजर आनी चाहिए लाइब्रेरी सिस्टम में। या मेरे पास कोई 500 एम्प्लॉय काम करता है जो कि एक गार्डनर से लेके, गार्ड से लेके, पीएन से लेके, आपका स्टाफ मेंबर से लेके, आपका मैनेजमेंट से लेके, हर एक स्टाफ मेंबर की पूरी डिटेल वहां पे आनी चाहिए। किसको किस उसकी सैलरी पैकेज क्या है, उसको क्या क्या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, पर लेक्चर वो फलां बंदा इतना चार्ज कर रहा है, टाइमिंग उसकी क्या है, इनकी कितनी आउट की, कौन कौन से डेज में वो प्रेजेंट होता है, किस टाइम पे वो प्रेजेंट होता है, उसका पैकेज जब ड्यू हो जाएगा तो 5th डेट के ऊपर 5th डे ऑफ ईच मंथ वो उसके ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगी, उसके अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। ये सारी चीजें मुझे कंप्यूटराइज चाहिए, स्टाफ के वाले से भी चाहिए, स्टूडेंट्स अगर हैं स्टूडेंट का मुझे पूरा डाटा चाहिए। स्टूडेंट का नाम क्या है, किस जगह लोकेट है, फादर का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका ईमेल अकाउंट क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी सिटी कौन सी है, डोमिसाइल कहाँ का है, सिटीजन किधर का है, सीएनआईसी उसके उसका या उसके फादर का क्या है, सारी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में आनी चाहिए। किस डिसिप्लिन में हमारे पास एमएस में है, बीएस में है, किस सेमेस्टर में इस वक्त वो पढ़ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ चुका, कितने ड्यूज उसने दे दिए, कितने सेमेस्टर पढ़ चुका, कितने सेमेस्टर क्लियर हैं, कितने रहते हैं, हर चीज उस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में होनी चाहिए, SIS स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो मुझे अपने स्टाफ से रेलेवेंट भी सॉफ्टवेयर में चाहिए, मुझे स्टूडेंट से रेलेवेंट भी सॉफ्टवेयर में चाहिए, मुझे लाइब्रेरी से रेलेवेंट भी सॉफ्टवेयर में चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब अली गया उसको ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आया, जो कि 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जब तक वो सारी रिक्वायरमेंट गैदर नहीं होगी। गैदर करने के बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आप अपनी टीम के पास आओगे, एनालिसिस आपने करोगे उस के ऊपर जो आपने कलेक्ट करके लाए हो डाटा। एनालिसिस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो सेकंड स्टेज आपकी शुरू होती है डिजाइन की। डिजाइन में पता क्या होता है, ये नहीं होता कि अली ने कह दिया सर ये चाहिए और आप कोडिंग शुरू कर दिया। नो, कोडिंग से पहले डिजाइन, चार्ट्स बनेंगे, फ्लो चार्ट्स बनेंगे, ERD डायग्राम्स बनेंगे, डेटाबेसेस हैं, सारा कुछ आपको पेपर पे आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, सूडो कोड्स, फ्लो चार्ट, ये कोडिंग से पहले होती है। क्या खासतौर पे सूडो कोड्स, फ्लो चार्ट, ये डिजाइन में आता है, शामिल डिजाइन बनता है इसका। और डिजाइन से पहले एनालिसिस जितनी अच्छी हो जाएगी, डिजाइन वाला पार्ट जितना अच्छा हो जाएगा, कोई कमी बेशी उसमें जो रहती होगी पूरी हो जाएगी, तो कोडिंग स्टार्ट की जाएगी। और कोडिंग फिर एन उसके मुताबिक होगी जिस तरह क्लाइंट चाह रहा है। अगर आपने वहां पे कोई थोड़ी सी भी हैंकी पैंकी की तो कोडिंग में आपका इफेक्ट होगा, और कोडिंग में इफेक्ट हुआ फिर उसको टेस्टिंग में इफेक्ट होगा, टेस्टिंग में इफेक्ट हुआ फिर डिप्लॉयमेंट जहां की जाएगी, उसके मैनेजमेंट, उसके स्टाफ मेंबर जब आपको कहेंगे सर ये भी नहीं रखा, ये भी नहीं रखा, सर ये क्या कर दिया, वो क्या, शिकायतें उतनी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज नंबर 1 एनालिसिस, स्टेज नंबर 2 डिजाइन, स्टेज नंबर 3 कोडिंग। कोडिंग में ये कहा जाएगा जी आप टीम ने ये डिसाइड किया हम जावा में बनाएंगे, टीम ने डिसाइड किया पाइथन में बनाएंगे, टीम ने डिसाइड किया VB में बनाएंगे। तो आप अपने उन एक्सपर्ट लोगों को जो कोडिंग में एक्सपर्ट हैं उनको आप बुलाओगे, उसको डिजाइन हैंड ओवर कर दोगे, आप साइंस सिग्नेचर कर दोगे, सर मेरी तरफ से हो गया, डिजाइन वाली टीम कहेगी बाय बाय हमारा काम कंप्लीट। अब कंप्लीट अगला स्टेज किसकी है, कोडिंग की। कोडिंग प्रोग्रामर का काम है, प्रोग्रामर कोडिंग करेगा, करने के बाद वो चाहे मॉड्यूल वाइज टुकड़ों में कोड करे। मिसाल के तौर पे लाइब्रेरी वाला काम मैंने इन दो लोगों को दे दिया, स्टाफ मेंबर्स की मैनेजमेंट का काम इन दोनों को, आपको हनीफ को और जो फातिमा है उनको मैंने दे दिया जी आपने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। जब ये सारी चीजें बन जाएंगी अपनी अपनी जगह, अपने अपने तरीके बन जाएंगी, आप अपनी टेस्टिंग टीम को चेक करवाओगे, जरा देखो भाई चल रहा है सही, एवरीथिंग इज ओके, आप अपनी टीम को तो भेजोगे।
टेस्ट करने के लिए। देखो ये नहीं है कि आपने बना दिया और हैंड ओवर कर दिया क्लाइंट को, नो, आपने अपने तय टेस्ट करोगे उसको। टेस्ट करने के क्या मेथड्स होते हैं वो सारे चैप्टर में बताए जाएंगे, टेस्टिंग की टेक्निक्स क्या हैं वो आपको सारी समझाई जाएंगी। लेकिन बहुत हद तक इसको डिजाइन स्टेज के ऊपर टेस्ट किया जा सकता है, उसे बोलते हैं ड्राई रन टेस्ट। फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड और ट्रेस टेबल। नाम देखो क्या है, ट्रेस टेबल, ट्रेसिंग करने के लिए होता है, एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, उसे बोलते हैं ड्राई रन टेस्ट। कोडिंग के बगैर, कंप्यूटर पे कुछ नहीं कर रहे, सारा कुछ पेपर पे हो रहा है। क्या बोलते हैं, ड्राई रन, ड्राई रन। और खास तौर पे सूडो कोड होते हैं, जो फ्लो चार्ट्स होते क्या, अभी आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी बातें। फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड इज अ पार्ट ऑफ द डिजाइन, पेपर पे, कंप्यूटर कहीं नहीं आ रहा। हाँ जी, नहीं लातों से बनाते हैं, वो हाथ ही होंगे, हाथ होगा, दिमाग होगा, फ्लो चार्ट्स होंगे, उसके खास सिंबल्स होंगे, फिर सूडो कोड होगा, उसका सिंटेक्स होगा, कोई रूल्स होंगे, उसको जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, आप अच्छा फ्लो चार्ट, अच्छा सूडो कोड बनाने के बाद उसको टेस्ट किया जाएगा टेबल में। वैल्यू दी जाएंगी, जनाब अली ये वैल्यू देता हूं, ये इसका आंसर आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, आपको सर मैंने ये वैल्यूज पुट की, आंसर यही आ रहा है जो आपने कहा था। आपको कहा अली ये वैल्यूज देता हूं, डाटा देता हूं, ये जरा पुट करके देखो फ्लो चार्ट में, सूडो कोड में, क्या रिजल्ट ये आ रहा है जो कहा गया, सर हाँ यही आ रहा है। मैंने कहा अली ये वैल्यू देता हूं, पुट करो, क्या रिजल्ट आ रहा है, सर नो, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, आइडेंटिफाई हो गया, गड़बड़ है सूडो में, फ्लो चार्ट में, ठीक करो उसको। ये सारी चीजें एरर को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम जो होता है, वो फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड लिखने के बाद जो आपका टेबल बनता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रेस टेबल, उसमें ये सारी चीजें पूरी होनी शुरू हो जाती है। आपकी बहुत सारी एरर्स, मिस्टेक्स, मसले मसाइल डिजाइन मोड में हल हो चुके होती हैं, वो फिर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं करते, वो चीजें रिजॉल्व हो चुकी होती हैं, वो मैटर जो प्रॉब्लम करने वाले थे, मिस्टर हारून छोड़ दो। कोडिंग के बाद क्या होता है, टेस्टिंग। अब आपसे अगर अली पूछा जाए कि आपको भेजा गया, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, इसको एक टेक्निकल नेम है, क्या बोलते हैं, एनालाइज करना, एनालिसिस करना, एनालिसिस, मुझे पूछना क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, खुद देख रहे हो, उनसे रिपोर्ट्स ले रहे हो, सिस्टम जो चल रहा है वो ऑब्जर्व कर रहे हो, जो वहां पे इस वक्त करंटली इंस्टॉल्ड है क्या क्या है, ऑपरेटर को क्या रिक्वायर्ड है, मैनेजर को क्या रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है, उसको ऑनर को क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारी चीजें आप पूछ गिछ के हर एंगल पे सर्वेज कंडक्ट करोगे। आप सर्वेज के लिए आप वहां पे जो है वो उनके साथ डायरेक्ट मीटिंग्स भी अरेंज की जाएंगी, अगर आप वो फार साइड पे है उसको सर्वेज के फॉर्म भिजवाए जाएंगे, उनसे टिक करवा के वो आपको रिटर्न होंगे, उसको आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद वहां से वैल्यूएट करो, वहां से एक्सट्रैक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन, और आपको ये मालूम हुआ जनाब इस बंदे को, इस पर्सन को, इस कंपनी को चाहिए क्या, क्या बनवाना है उसने आपसे, वही एनालिसिस होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज में अब आ जाते हो, अपने टीम मेंबर्स को लेके बैठ जाते हो, ठीक है, सारे लोग एक जगह गैदर हो जाते हैं, वो फ्लो चार्ट्स बनाते हैं आपके, वो फिर सूडोज लिखते हैं। सूडो क्या होता है, सूडो कोड, कोड होता है, जैसे पाइथन का कोड होता है, सी में कोड लिखा जाता है, जावा में कोड लिखा जाता है, सूडो कोड इज इन सबसे बरियोजुमा होता है, वो कोई खास लैंग्वेज को फॉलो नहीं करता, एक जनरल कोड होता है, जिसमें इंग्लिश के वर्ड जो हम रूटीन में यूज कर रहे होते हैं ना, वो वर्ड्स उसमें उसकी वोकैबुलरी में, हाँ, डिक्लेयर हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इफ वगैरह हो गया, स्विच हो गया, आपके रिपीट अंटिल के स्ट्रक्चर्स हो गए, फॉर के लूप्स हो गए, ये सारे सूडो की लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, जैसे बोलते कीवर्ड्स, जो उस लैंग्वेज में आपने उस लैंग्वेज से इधर उधर नहीं होना, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जैसा गूंगों की लैंग्वेज होती है ना, इशारों वाली, हाँ। वो गूंगे सारे समझते हैं, ये समझ लो आपकी ना तो सी है, ना ये जावा है, ना ये वीबी है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो एज ए इंडिविजुअल आप किसी को भी सिखाने जाओ, उसकी बैकग्राउंड लैंग्वेज का एक्सपर्टीज जिस मर्जी में हुए हो, वो सबको वो लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, एक जनरल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है सूडो कोड। लेकिन सूडो कोड के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके भी अपने कोई वोकैबुलरी है, उस वोकैबुलरी से आपने हटना नहीं है। इनपुट कहा गया, आपने इनपुट का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। आउटपुट मैं कहता हूँ, फातिमा भी पता चाहिए आउटपुट क्या मतलब, शामिर को भी पता चाहिए आउटपुट का मतलब, अमार को भी पता होना चाहिए आउटपुट का मतलब, इनपुट का मतलब, इफ का मतलब, केस का मतलब, रिपीट अंटिल का मतलब, फॉर का मतलब, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होती है, असाइनमेंट क्या होती है, कैलकुलेशन के अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस यूज होते हैं,
कंपैरिजन के लिए इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ये सब को जिसकी बैकग्राउंड जिस लैंग्वेज से मर्जी हो पता होना चाहिए कि सूडो कोड में क्या वर्ड्स, क्या लैंग्वेज, क्या ऑपरेटर होते हैं। ये सूडो कोड। उसके बाद डिजाइन के बाद कोडिंग होती है। कोडिंग में आपकी जिसमें एक्सपर्टीज है, कंपनी जिसमें चाह रही है बनवाना, उसमें वो बनाएंगे। हाँ, हर एक लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, हर किसी की अपनी वोकैबुलरी है। लेकिन सब लोग एक जनरल कोड को अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी अपनी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। सूडो का ये कमाल है। सूडो कोड का कमाल क्या है कि जो जिसमें भी एक्सपर्ट हो, जिस लैंग्वेज में भी एक्सपर्ट हो, वो सबके लिए एक जनरल लैंग्वेज होती है। आपको मैंने सूडो कोड बता दिया तीनों को, आप वीबी में बनाओ, आप जावा में बनाओ, पाइथन में बना सकते हैं। सूडो एक जनरल काइंड ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, टेस्टिंग। अच्छा, टेस्टिंग के बाद बात खत्म नहीं होती। डिप्लॉयमेंट, ऑन साइट जाके आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया, वहां के बंदे को जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो दोगे। बुलाए मतलब वहां पे तो ऐसे लोग बाबे बैठे हुए हैं 100 साल, 50 साल है, जो उन्होंने आज तक कंप्यूटर पे काम ही नहीं किया। उनको क्या पता किस तरह ऑपरेट करने। उनको वहां पे जाके सपोर्ट दोगे, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग करोगे। और जहाँ पे टेक्निकल चीजें चाहिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा है, उसका ज्यादा रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, क्या क्या चाहिए, उसकी सॉफ्टवेयर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, प्लेटफॉर्म उसका प्रोवाइड करना, हार्डवेयर, टेक्निकल सपोर्ट देना, स्टाफ को सपोर्ट देना, डॉक्यूमेंटेशन करके सबमिट करना, ताकि कल को अगर आप चले जाते हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। कैसे बनाया, किस स्टेज में कौन सा काम किया, टेस्टिंग के पार्ट में क्या किया, कोडिंग के पार्ट में क्या किया, डिजाइन के पार्ट में क्या किया, एनालिसिस के पार्ट में क्या किया, इसका डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो आपने सारी उम्र तो उस कंपनी में नहीं बैठे रहना, डॉक्यूमेंट रेडी होगा, आप चले जाते हो, आपके बाद आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले एम्प्लॉयज हैं, उस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते। कल को वो कंपनी बुला लेती है, सर इसमें ये चीजें अपग्रेड करनी है, इसमें अटेंडेंस का बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं डाला, ये जरा डाल दें, बाकी ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, ये नई चीज ऐड करनी है। आओ, मैं कैसे करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे बना है, क्या क्या किया गया है। उसके पास फिर एक ही चीज होगी, वो डॉक्यूमेंटेशन। वो डॉक्यूमेंटेशन जाके स्टडी करेगा, उसको स्टडी करने के बाद कहेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ जी अब मुझे बताएं अपनी रिक्वायरमेंट। वो दोबारा से रिक्वायरमेंट लेगा, एनालिसिस करेगा, फिर उसका अगले स्टेज क्या होगी, डिजाइन करेगा, अगली स्टेज क्या होगी, कोडिंग करेगा, अगली स्टेज क्या होगी, उस पार्ट को टेस्ट भी तो करना है। जो नई चीज है, चाहे छोटी है बड़ी, टेस्ट तो करना है ना। फिर उसको उसके अंदर एम्बेड करने के बाद, और ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें लाइफ टाइम के लिए जो आपकी उसके साथ एग्रीमेंट साइन होता है कि जनाब आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के बाद देखेंगे अगर आपकी सर्विसेज चाहिए होंगी सॉफ्टवेयर हाउस वाले की तो ले लेंगे, 3 साल के लिए आप बाउंड हो, इसमें किसी किस्म का कोई मसला होगा तो आपने हमें आके हेल्प करनी है, क्योंकि आपने बनाया, आप बेहतर जानते हो। हम तो एंड यूजर है, हमें तो वीपी नहीं आती, हमें तो वो आपका एक एनवायरनमेंट जो बनाया उसको ऑपरेट कर लेता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, और इस पार्ट को टेक्निकली बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इसका मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपकी टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट या मेंटेनेंस, और ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इससे चलता है। एक स्टेज एनालिसिस खत्म होगी तो डिजाइन, वो खत्म होगा तो कोडिंग, वो खत्म होगा तो टेस्टिंग, वो जब होगा तो फिर आगे मेंटेनेंस। देखिए मेन 4 ही हैं। गेम में कोडिंग की है, यूट्यूब से देखिए। क्या वो प्यास लग गई, छोटी तबीयत किस चीज की, नींद आ रही है, जाओ। अच्छा जी, 4 स्टेजेस हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। और जब कभी एक बिग प्रोजेक्ट होता है ना, बिग प्रोजेक्ट होता है किसी भी कंपनी का हो, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, उसका कंप्यूटर जो सिस्टम को या सॉफ्टवेयर बनाने को जब आप जाते हो तो उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है, इसे बोलते हैं सब सिस्टम्स। मेन कंप्यूटराइज करना है यूसीपी को। एक सब सिस्टम क्या है, लाइब्रेरी का। एक सब सिस्टम क्या है, स्टाफ मैनेजमेंट का। एक सब सिस्टम क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट का। ये 3 सब सिस्टम एक, वैसे है एक ही प्रोग्राम, उसके 3 हिस्से बना दिए गए। तो इसका मतलब है एक बिग प्रॉब्लम को अगर चंक्स में डिवाइड करके इंडिविजुअली अगर सॉल्व कर लिया जाए, बजाय एज ए होल बिग प्रॉब्लम समझ ही ना आए,
उसको अगर टुकड़े कर दिए जाएं पीसेस में, हर एक को अलग अलग डील करके फिक्स कर दिया जाए, तो एज ए होल वो आपका पूरा प्रोजेक्ट फिक्स हो जाता है, ओके हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और उसके सब सिस्टम क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा। फिर आगे डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कि फर्दर उसको डीकम्पोजिशन करना, कंपोनेंट्स बनाना। वो मेथड्स जो डिजाइन करने के लिए आपने यूज करने हैं, मैंने बोला डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स, सूडोकोड्स, ट्रेस टेबल, कौन कौन से वो मेथड्स अप्लाई होंगे डिजाइन में, कौन से वो मेथड होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और फिर वो आपसे कह रहा है क्या पर्पस होता है एल्गोरिदम का, क्या पर्पस होता है एल्गोरिदम का, और उसको प्रोसेस करने के लिए क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। अब एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या मेथड है। एल्गोरिदम का जो सोल्यूशन हमेशा दिया जाता है थ्रू फ्लो चार्ट एंड सूडोकोड, ये याद रख लेना। एल्गोरिदम क्या होता है, वो प्रॉब्लम जो आपको कहा गया रिजॉल्व करना, आपने इसका सोल्यूशन देना है। तो एल्गोरिदम आपका उस पर्पस क्या होता है, इसका मेन मकसद क्या होता है, और इसमें आप कौन कौन से वो टूल्स यूज करते हो जो आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये 5 सब टॉपिक्स हैं जो मेथड ऑफ सोल्यूशन में आपको फाइंड करने पड़ते हैं। एक आपका लीनियर सर्च होती है, ये क्या करता है, बबल सॉर्ट, टोटलिंग, काउंटिंग एंड फाइनली एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में, इस चैप्टर में आपको सिखाई जाएंगे। लीनियर सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च का मतलब है आपके पास कंटेनर में कुछ वैल्यूज पड़ी हुई 22, 32, 64, 54, इस तरह अगर आपके पास वैल्यूज पड़ी हो, जैसे कि मैं चलें जल्दी से एक छोटा सा इसका मैं आपको आइडिया दे दूं, और जब इसका डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं 23, 64, 3, 9 और ये 6। आपको कहा जाता है फाइंड करना है आपने इसको 9 को। लीनियर सर्च ये कहता है कि पहले आप जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो सपोज 9 है, आपने इसको चेक करना है इसके साथ, है नहीं है, फिर इसी को चेक करना है अगले के साथ, नहीं है, इससे चेक करना है, नहीं है, और ये फाइंड हो गई। ये आपकी लीनियर अप्रोच होती है, सर्चिंग एक्शन है जो कि आपका फ्रॉम स्टार्ट टू एंड की तरफ बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, जैसे इसे मिल जाता है वो कहता है यस मिल गया। लीनियर, लीनियर का मतलब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको कहा जाए सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग का मतलब अगर आप ये डाटा देखो कि ये सॉर्टिंग में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, नो, अरेंजमेंट क्या इसकी प्रॉपर हुई भी है, नो, इसको अरेंज करना, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट करता क्या है, कॉन्सेप्ट मैं अभी दे देता हूँ, इसकी डिटेल अभी अगले चैप्टर, इसी चैप्टर में आएगा। बबल सॉर्ट का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू को जो कि 23 आपको नजर आ रही है, इसको चेक करेगा अगली के साथ। ये आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जिस दिन बबल सॉर्ट करवा रहा हूँ आपको रिकॉल हो जाएगा, सर ये आपने बताया था, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये पहली वैल्यू को चेक करेगा दूसरी वैल्यू के साथ, अगर तो छोटी है, अगर तो ये वैल्यू छोटी है अपनी जगह पे पड़ी रहेगी, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये स्वैप हो जाएगी। क्या 23 64 से बड़ी है, नहीं है, यही पड़ी रहेगी। 64 इस वैल्यू को चेक करेगा इसके साथ, बड़ी है या छोटी है, बड़ी है, स्वैप। 64 को 9 के साथ चेक करेगा, बड़ी है छोटी है, 9 इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा। फिर 64 को चेक करेगा इसके साथ, यहां 6 आ जाएगा, और 64 फाइनली 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 जो सबसे बड़ी होगी वो आखिर में जाके अपनी पोजीशन ले चुकी होगी। किससे, ना ना, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हर वैल्यू ने, इसने अपनी जो कनेक्टेड वैल्यू है उसको चेक करना है। अगर तो बड़ी है तो अपनी जगह पे आपकी वो चेंज करके इसको स्वैप कर देगा, और ये बड़ी है, इसकी बात हो रही है। सर वो तो समझ आ गई, लेकिन जो नीचे बना है हाँ, अब आपका अगली गो में इसको चेक किया जाएगा, इस वैल्यू को इसके साथ, बड़ी है, नहीं, स्वैप कर दो। अब 23 है, 23 इसके साथ चेक होगी, बड़ी है, नो, रहने दो, इसको इसके साथ चेक करेगा, बड़ी कौन सी, 64, ये इधर आ जाएगी, 64 इधर चली जाएगी।
64 ही है, ये क्या था इधर, सॉरी 9 था शायद, 9 इसके साथ चेक होगी और ये आपस में स्वैप होंगी, यस होंगी, होगा क्या, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ हाँ होगा क्या, अल्टीमेटली ये वैल्यूज आपकी स्वैप होते होते होते, सॉरी यहाँ पे 23 ने स्वैप होना था, यहाँ आना था, फिर इसे 9 के साथ स्वैप होना था, 23 इधर आ जाता, फिर 23 इसके साथ स्वैप हो जाता, तो आखिरी में 23 यहाँ पे आ जाता। हर अटेम्प्ट के ऊपर ये लूप लगेगा, हर अटेम्प्ट के ऊपर आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो फाइनल पोजीशन लेती जाएगी लेती जाएगी लेती जाएगी। अब बारी है इन 3 की, 3 को 23 के साथ चेक किया जाएगा, कौन सी बड़ी है, अपनी जगह रहेगा, 23 को चेक किया जाएगा 6 के साथ, कौन सी बड़ी, 23 आ गया इधर, 6 आ गया इधर, तो ये 23 भी अपनी पोजीशन ले जाएगा और फाइनली इन दोनों को चेक किया जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 3 6 9 23 एंड फाइनली 64। और ये बबल सॉर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी वो लिस्ट जो होगी वो रेंज हो जाएगी। बबल नाम क्या है, बड़ा मजे का नाम है बबल सॉर्ट। बबल जो बड़ा है उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है, नहीं है तो अपनी जगह पे रहेगा, और अल्टीमेटली उतने अटेम्प्ट के बाद 5 दफा 6 दफा वो चलने के बाद साइकिल में अल्टीमेटली आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है ये आगे चैप्टर में आने वाला है, जब वो मैं पढ़ा रहा हूँ आप कम से कम 3 या 4 या 5 जो भी इस वक्त मौजूद हैं उनको कुछ ना कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट पास हो चुका है। नहीं ये लाजमी होता है, कोई प्रोसेस तो होगा ना, कोई एल्गोरिदम तो होगा ना जिसको यूज करते हुए इसने उसको प्रोसेस करके अरेंज करना होगा, यही तो होगा एल्गोरिदम जिसको लिखा जाएगा। ठीक है जी। फिर एक होता है कॉन्सेप्ट टोटलिंग का। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं ये नंबर है, कितने नंबर है, 5। एक ऐसा एल्गोरिथम लिखो, एक ऐसा सूडो लिखो कि इनको जो वैल्यूज आपसे दी जा रही हैं वो नेक्स्ट वैल्यू में ऐड हो, टोटल आ जाए, फिर अगली वैल्यू इन दोनों में ऐड हो जाए, अगली वैल्यू इन तीनों में ऐड हो जाए, ये आखिरी वैल्यू इन चारों में ऐड हो गए, फाइनल मुझे इसका टोटल निकालना है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, यही सीखना है आपने, इसका कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टोटलिंग, एग्रीगेट करना, टोटल करना। वैसे तो आपको अगर मैं कहूं आपको के सर 2 + 3 5, 5 + 9 14, 14 + 6 20, 20 + 19 39। ये तो आपने जुबानी तो बड़ी आराम से बता दिया, लेकिन इसका कंप्यूटर के ऊपर कैसे परफॉर्म करना है, एल्गोरिथम को क्या होगा, किस तरह से करना है परफॉर्म, वो सारी चीजें आपको इस कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड करने को मिल जाएंगे, जिसका नाम क्या है, टोटलिंग। क्या बोलते हैं, टोटलिंग। फिर एक और कॉन्सेप्ट दिया जाएगा स्टूडेंट्स आपको, काउंटिंग का। ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की मिलेगी, और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर आपने 2 चीजें और लर्न करनी है, और ये माशाल्लाह आपने एक्सेल में भी देखा होगा वैलिडेशन चेक, और सॉरी एक्सेस में भी देखा वैलिडेशन चेक, याद है डाटा वैलिड है कि नहीं, वैलिडेशन रूल लगाना, बिटवीन 100 हो तो ले, अदरवाइज मैसेज आए वैल्यू इज नॉट ओके, यू हैव टू टाइप अगेन, वैलिडेशन। और एक होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो डाटा दिया जा रहा है वो सही है या नहीं, वेरीफाई करना। वैसे वेरिफिकेशन के मेथड्स में बड़े बड़े मशहूर फेमस मेथड्स हैं, डबल एंट्री चेक, नहीं वो नहीं, डबल एंट्री चेक। आपको पता है पासवर्ड के बाद दोबारा पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, ये डबल एंट्री होता है। आप अपने ईमेल एड्रेस, ईमेल के बाद पासवर्ड सेट करते हो, तो पासवर्ड 2 दफा क्यों देते हो, ताकि पिछले के साथ मैच हो जाए। अगर वो मैच नहीं होता तो आपको दोबारा एंटर करना पड़ता है। ठीक है, गलती हो सकती है ना, एक दफा गलती हो सकती है, दूसरी दफा अगर आपने सेम नहीं टाइप किया तो मैच नहीं होंगे, यू हैव टू टाइप अगेन। इसे बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कोड क्या होता है, ये समथिंग इज डिफरेंट। तो वेरिफिकेशन चेक क्या होते हैं, वेरिफिकेशन चेक एक तो डबल एंट्री होता है, एक विजुअल चेक होता है। विजुअल चेक का मतलब है ये मैंने डॉक्यूमेंट रख दिया मिस फातिमा का, यहाँ पे पासपोर्ट मेरे पास मिस फातिमा का पड़ा, या CNIC मिस फातिमा का पड़ा, मैं यहाँ डाटा एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मिस फातिमा का ID कार्ड की कॉपी पड़ी हुई, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, नेम FATIMA, लास्ट नेम बतूल BATOL नहीं है, OOL है, ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं विजुअल चेक करना। 2 चीजें हो सकती है, डबल एंट्री चेक से भी वेरीफाई हो जाता है, एक दफा एक चीज को 2 दफा टाइप करके भी वेरीफाई हो जाता है, मैच हो जाता है। दूसरा ही होता है विजुअली चेक करना, वैलिडेशन।
वैलिडेशन का मतलब है कि डाटा वैलिड है, आपने एज देनी है बंदे की और आपको कहा गया एज मस्ट बी बिटवीन 1 and 100। तो ये वैलिड करना है कि वो बाहर ना हो, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। वैलिड वैलिड वैल्यू क्या है? यू हैव टू एंटर बिटवीन, या मैं कहता हूँ ओ लेवल का स्टूडेंट है, ओ लेवल जो हम लोग समझते हैं एक होना चाहिए ओ लेवल का स्टूडेंट, उसकी एज जो है छोटी एज क्या हो सकती है आप लोगों की? 14। और मैक्सिमम ओ लेवल के लिए क्या एज है, कोई लिमिट है? लिमिट नहीं है, चलो 20 कर लेते हैं। मैं कहता हूँ अकेडमी में एडमिशन सिर्फ उनका होगा जिनकी एज 14 and 20 के दरमियान में होगा। इसके अलावा अगर इससे बड़ा होता है या इससे छोटा है, एलिजिबल नहीं है ओ लेवल की क्लास के लिए, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट रिमूव, जस्ट डिनाई दैट पर्सन। तो आप वैलिडेशन, या मैं एक वैलिड चेक लगा देता हूँ, वैलिडेशन की चेक लगा देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ आप लोगों की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ, क्या डेट ऑफ बर्थ है? ईयर 2006। मैं वैलिडेशन चेक लगा देता हूँ डेट ऑफ बर्थ के अंदर। डेट ऑफ बर्थ फील्ड है, डाटा एंटर होगा सिर्फ उन लोगों का ओ लेवल का, उनको कंसिडर किया जाएगा, उनको कॉल किया जाएगा जिनका डेट ऑफ बर्थ 2005 के बाद का है, एंड डेट ऑफ बर्थ जिसका 2010 से कम का है। 4 साल 2006 से लेके 2010 के जो डेट ऑफ बर्थ ईयर हैं उसको कंसिडर किया जाएगा ओ लेवल के लिए, बाकी सारे रिजेक्ट। मिसाल दे रहा हूँ, वैलिडेशन ऑन योर नंबर, वैलिडेशन ऑन योर डेट, वैलिडेशन ऑन योर सिटीज। सिटी में कहता हूँ सिर्फ यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा जिनका सिटी जो होगा, एड्रेस लाहौर, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यार ओ लेवल के लिए मैं किसी आउटसाइडर आना पॉसिबल नहीं है, उनको रिजेक्ट पहले ही कर दो, बजाय ये कि बाद में यहाँ पे कोई ड्रामा हो जाए। आपने चेक लगाया हुआ सिटी के ऊपर के, आपने वैलिड एंटर डाटा ऑपरेटर को ये कहा गया जनाब तुमने लाहौर सिटी के अलावा किसी को एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं करना, डाटा एंटर नहीं करना उसका। ये वैलिडेशन होती है। एक वेरिफिकेशन होती है, एक वैलिडेशन होती है। दो इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स वो भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। और जब ये हो जाएगा, और ये व्हेन डाटा इज, क्या लिखा हुआ है? इनपुट। वैलिडेशन चेक तब लगते हैं व्हेन डाटा इज इनपुट, वेरीफाई भी तब किया जाता है। और डिफरेंट टेस्ट करने के क्या मेथड्स होते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट, ये देखो आ गया ना वो। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले डिजाइन में बताया था, फ्लो चार्ट और सूडो कोड को। सूडो कोड में मसला तो नहीं, फ्लो चार्ट में मसला तो नहीं, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? आपको डाटा दिया जाएगा कि जनाब अली ये डाटा लो, पुट करो, और ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये सारे एक्शन को? टेस्टिंग। और टेस्टिंग में ये सारा जो आपका टेबल बनता है इसको बोलते हैं ट्रेस टेबल। और जो वैल्यू दे के उसके अंदर प्रोसेस करवाते हो, रिजल्ट लेके आते हो, इस पूरे एक्शन को बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन टेस्ट। कंप्यूटर पे नहीं एंटर किया जा रहा है, कंप्यूटर पे कोडिंग नहीं, कोडिंग तो अभी वजूद में आई नहीं। डिजाइन में जब तक डिजाइन स्टेज में हो कोडिंग तो कोई नहीं। कोडिंग से पिछली स्टेज क्या होती है? डिजाइन। डिजाइन में ये एक्शन जिसमें टेस्ट किया जाता है वैल्यूज को, उसे ड्राई रन टेस्ट बोलते हैं। और राइटिंग, अमेंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग और करेक्टिंग एरर, इसके लिए आपकी ये 3 चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। फ्लो चार्ट्स, प्रोग्राम्स, pseudocodes. The program development life cycle. The program development life cycle is divided into 5 stages. First one is दूसरा, और fifth one is this chapter 8 will discuss the 4 stages only. Maintenance उसने कहा just ignore. पता होना चाहिए। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? समझना। हाँ, बिफोर एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इट नीड्स टू बी क्लियरली डिफाइंड एंड सेट आउट सो एनीवन वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड। क्या ये 2 लाइनों की समझ नहीं आई? कुछ करने से पहले समझना करना नहीं। दिस इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन उस प्रोग्राम की। ये तो मैंने बोला था कि जब जाओगे उसके पास तो क्या लोगे उससे इंफॉर्मेशन अबाउट, करना क्या है? स्पेसिफिकेशन गैदरिंग इसे बोलते हैं। द एनालिसिस स्टेज, अच्छा इसमें क्या क्या यूज होता है? एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकंपोजिशन टूल्स। अगर आपसे पूछा जाए ना, आप एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि एनालिसिस में वो कौन कौन से टूल्स होते हैं, नाम तो बताओ। इससे डिजाइन के स्टेज के भी टूल्स हैं, टेस्टिंग के अंदर भी कुछ टूल्स हैं, कोडिंग में भी कुछ टूल्स हैं,
टूल्स आपने हर चीज को अपने माइंड में रखना है। अगर आपसे कोई पूछे एनालिसिस के 2 टूल्स के नाम बता सकते हो, आपको वो बता सकता हूँ। ये साथ साथ याद करने शुरू कर दो, ठीक है, ताकि ये चैप्टर जब खत्म हो हर चीज आपके माइंड के अंदर पहले से मौजूद हो। और ये रिसर्च ये कहती है स्टूडेंट्स कि जब कोई टॉपिक डिलीवर किया जाए, स्टूडेंट को एंगेज रखो, स्टूडेंट से पूछते रहो आइए समझ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, दोबारा से याद रखने का आपके माइंड के सेल्स के अंदर उसको, आप ये सरफेस पे सारा इस तरह फ्लोट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया ना, ये आपकी सरफेस पे 5 मिनट तक फ्लोट करती रहेगी। जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा, अगर आपने उसको सुनाना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपको समझ आनी शुरू हो गई और वो आपके माइंड के अंदर जाके ऑब्जर्व हो जाती है। अदरवाइज मैं अगर आधा घंटा बोल के शुरू के 5 मिनट के फोकस ना किए करूं कि मैं आपसे आते ही मैंने आपको ये कहा कि इसमें अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं, 5। याद हुई है कि नहीं हुई? पहली स्टेज कौन सी होती है? दूसरी डिजाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी मेंटेनेंस। यहाँ से इग्नोर करो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहली स्टेज के अंदर वो टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? ये चीजें ना आप इस तरह याद करनी शुरू कर दो। आप उस माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रख के जो चीजें बता रहा हूँ ना, एक तो ध्यान से अगर पढ़ोगे ना बच्चों, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। आपको याद रखने की इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ओ लेवल में A ग्रेड लेना कोई मसले की बात है ही नहीं। ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, वो आंसर करना तो मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैं 2 चीजें बताने लगा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन क्या मतलब क्या होता है? अब आप देखो, तो आप बड़े आराम से 2 टूल्स होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन होती है एनालिसिस में, एक डिकम्पोजिशन होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे ये होती क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं, आपने पढ़ा नहीं, अभी तक नहीं बता सकते, लेकिन आफ्टर ये फ्यू मिनट्स एब्स्ट्रैक्शन का भी पता चल जाएगा आपको, और डिकम्पोजिशन, जो कि 2 इंपॉर्टेंट टूल हैं किस स्टेज में? एनालिसिस में। वो देख लेते हैं। Abstraction keeps the key element required for the solution to the problem. And इसमें एक और चीज, discard any unnecessary details and information that is not required. भाई एक बंदे के पास इसको मैंने भेजा, इसकी टीम को भेजा, इसने सारी इंफॉर्मेशन दाएं बाएं से उठा के ले आया, लेकिन उसमें से जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा, जो फालतू है उसको डिस्कार्ड कर देगा। जिसका सॉफ्टवेयर बनाने में कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अगर आपको इंफॉर्मेशन किसी बंदे से मिली भी है और वो आपको चाहिए नहीं, सॉफ्टवेयर की डिमांड है नहीं, रिक्वायरमेंट है नहीं, उसको ड्रॉप करोगे नहीं, तो उसको खाम खा बीच में घुसेड़ोगे नहीं। वेरी सिंपल। तो जो की एलिमेंट होते हैं उनको आप, जो कि आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट करना इसको बोलते हैं। टोटल इंफॉर्मेशन से वो काम की चीजें निकालने को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट करना। जो कि ऐसे की एलिमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाने के लिए उसकी जरूरत है, पॉइंट्स की, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उनको जस्ट डिस्कार्ड कर दो। दोबारा से देखो क्या कहा इसने, एब्स्ट्रैक्शन कीप्स द की एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड डिस्कार्ड एनी अननेसेसरी डिटेल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, आपने मैप देखा होगा, only shows what is required for traveling from one place to another। मैप में क्या शो होता है? आप गूगल करते हो, आप कहते हो मुझे यहां से ट्रैवल करना है एयरपोर्ट पे, तो वहां से आप क्या गैदर कर रहे होते हो? आप अपनी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो और देख रहे होते हो जो आपको वहां तक टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करे। बाकी दाएं बाएं की चीजों की क्या जरूरत है? उस पर फोकस भी नहीं होता। आप डायरेक्ट पूरे मैप में सिर्फ उस चीज को देख रहे होते हो जो आपको डायरेक्ट कर रहा है टूवर्ड्स एयरपोर्ट। बाकी चीजों को इग्नोर करते हो, डिस्कार्ड करते हो कि नहीं करते? ये चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन के। मैप में आपने सिर्फ उतने हिस्से पे फोकस करो जो कि आपको करंट सिचुएशन को वहां तक पहुंचाने में, ड्राइव करते वहां जाने में आपको मदद दे। तो इस काइंड ऑफ बिहेवियर को आप क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, ए मैप ओनली शोज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप, और हर एक का मैप भी डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से मुझे इस्लामाबाद जाना है, पिंडी जाना है, रेल का मैप निकालूंगा कुछ और होगा, मोटरवे का मैप निकालूंगा थ्रू रोड कुछ और होगा। अगर मैं उसको बाय प्लेन जाना है, उसका मैप की इंफॉर्मेशन कुछ और होगी, हर एक का मैप भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना? सेम तो नहीं होगा ना। अच्छा, ये जैसे ये दिख रहा है, एग्जाम्पल आपको दिखाइए, एक पूरा मैप उसने किस चीज का दिखा रहा है जनाब? ये रोड मैप एंड रेल मैप है। एक जगह से, एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जाने का मैप डिफरेंट है, लेकिन मकसद एक है, क्या? सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना, ठीक है।
अच्छा जी, दूसरा पार्ट एक तो हो गया जी टूल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ उनकी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना जो आपके सॉल्यूशन में एड्रेस करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। अदर इन्फॉर्मेशन जो कि एक्स्ट्रा है उसको ड्रॉप कर दो, डिस्कार्ड कर दो। दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। और सेकंड पार्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स which can then be subdivided into even smaller parts. Then that can be solved easily. Any daily task can be divided into its constituent parts. For example, getting dressed. Select items to wear. Remove any clothing being worn. Put selected items on in order. ये होता है जी स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब आप बिग जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। बिग प्रोजेक्ट को अभी भी क्या हुआ? उसको समझ आ रही है? उसको समझ आ रही है? आप आज वजह क्या है इसकी? आज आके सो ना, फुल रेस्ट, कल फ्रेश होके आओ, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब है जब आप यूसीपी में गए, आप वो बिग प्रोजेक्ट सामने पकड़ा दिया, आपने उसको डिकम्पोज किया ना, और हर एक को देखते हुए जिसकी एक्सपर्टीज जिस फील्ड में, अकाउंट्स की जॉब आप बड़ी अच्छी कर सकते हो, आपको दे दिया। मिस फातिमा और मिस्टर शामिर ने जी प्रोजेक्ट्स पीछे करके आए 2-3 लाइब्रेरी के, इनको उसमें वो इनको हैंड ओवर कर दिया। मिस्टर अमार स्टाफ मैनेजमेंट के हवाले से या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से मिस्टर हारून के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2-3 यूनिवर्सिटीज में काम करके आए हैं, तो इनको रेलेवेंट टू देयर एक्सपीरियंस वो हैंड ओवर किए जा रही है। डिकम्पोजिशन करने के बाद ये अगला फायदा होता है, अकॉर्डिंग टू द मेरिट आप सिचुएशन आप उसको प्रोजेक्ट को डिकम्पोज कर देते हो, ताकि हर एक को उसकी जो मैक्सिमम जो है उससे आउटपुट लिया जा सके इंडिविजुअल पर्सन से। हाँ जी, अभी फिलहाल हैदर इरफान है हमारे साथ, अभी है 10 मिनट हमारे पास। बस डिजाइन द प्रोग्राम जो स्पेसिफिकेशन जो कि एनालिसिस स्टेज से आपके पास आएंगे शोज टू हाउ द प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड। यही बताया ना एनालिसिस ने कि बनाना क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो बंदा चाह क्या रहा है, क्लाइंट चाह क्या रहा है। व्हेन द डिजाइन स्टेज इज कंप्लीट, एनालिसिस के बाद the programmer should know what to do, what is to be done, that is all the tasks that need to be completed, how each task is performed and how the tasks work together. This can be formally documented using design में एक है स्ट्रक्चर चार्ट, दूसरा है फ्लो चार्ट और तीसरा है सूडो कोड। ये अब आपको सेक्शन 7.2 में डिजाइन में जो टूल्स यूज होंगे डिजाइन करने में, स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम करने में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो स्टेज नंबर 1 से आपको आई है आपके पास, जो डिजाइनर है वो 3 टूल्स यूज करेगा उसको मजीद मैच्योर करने के लिए बिफोर कोडिंग। वो कौन कौन से हैं जी? एनालिसिस में आपने क्या बताया? एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। डिजाइन में क्या बताया? स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। तीनों में थोड़ा फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर चार्ट कहीं किसी हद तक मुमासलत रखता है, सूडो कोड इज टोटली डिफरेंट चीज। तो ये जब हो जाएगा जनाबी आली, उसके बाद फिर कोडिंग और उसकी टेस्टिंग। द प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम इज डेवलप्ड, each module of the program is written using a suitable programming language and then test to see if it works. इन्होंने लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बना दिया, आपने स्टाफ का बना दिया, आपने जी स्टूडेंट का बना दिया, इनको अलग अलग मॉड्यूल को चेक किया जाएगा, एवरीथिंग इज ओके according to the staff or client satisfaction, everything is gone well, then you have to integrate all these programs. इनको इंटीग्रेट भी तो करना है ना। फिर एज ए होल प्रोजेक्ट सही चल रहा है, पहले मॉड्यूल को टेस्ट कर लिया, फिर एज ए होल टेस्ट कर लिया, ये सारा कुछ इसको बार बार टेस्ट कर लिया, इसको बोलते हैं इटरेटिव टेस्टिंग। मींस दैट मॉड्यूल टेस्टेड एज कंडक्टेड, कोड अमेंडेड एंड टेस्ट रिपीटेड until the module perform as। और टेस्टिंग क्या होती है? The completed program or set of program is run many times with different set of test data. आप मुझे बताएंगे, मैं चेक करता हूं। चेक कर दो, ये भी ठीक है, आपको सर ओके है, चेक कर लिया, उन्हें टेस्ट कर लिया।
This ensured that all the tasks completed work together as specified in the program डिजाइन के मुताबिक। और टेस्टिंग के बाद अब हम अभी है टाइम क्यों ओवर हो गया? ठीक है जी, कल इंशाल्लाह। ये अल्लाह हाफिज़।